हेलो दोस्तों, आज मैं HE01 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ और ये जून 2019 का सॉल्व क्वेश्चन है। और आज हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ डेफिनेशन टर्म्स की, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू फॉल्स, उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन कुछ टर्म्स की डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और इससे पहले टर्म है हमारी एम्फिलियन। अब एम्फिलियन एक ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट का वो पॉइंट होता है जहाँ से सन जो है सबसे दूर पाया जाए। मान लीजिए अपने अर्थ को मान लीजिए, ये मान लीजिए सन है और इसके चारों ओर ये एक ऑर्बिट है अर्थ का, ये ओवल फॉर्म में होता है, सबको पता ही होगा। अब जो इस सन से जो सबसे जो दूर होगा पॉइंट, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा एम्फिलियन। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा एम्फिलियन, क्योंकि ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है। बाकी सारे पॉइंट तो इस पॉइंट के मुकाबले पास रहेंगे सन के, तो हम इसे एम्फिलियन नहीं कहेंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड है हमारा हजार्डस सब्सटेंसेस। हजार्डस सब्सटेंसेस के बारे में जान लेते हैं। हमें अगर किसी भी सब्सटेंस के बारे में पता करना है कि वो हजार्डस है या नहीं है, तो हमें उससे ये 5 क्वेश्चन पूछने होंगे, जिससे हमें पता चल सकता है। तो पहला है हमारा हजार्डस टू व्हाट, वो किसके लिए हजार्डस है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस है या एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है। सेकंड है हमारा हजार्डस टू व्हाट डिग्री, वो कितने डिग्री तक हजार्डस है उस चीज़ के लिए। फिर थर्ड है हमारा हजार्डस फॉर व्हाट रीज़न, वो किस रीज़न की वजह से हजार्डस है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाँ, आज हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का हजार्डस प्रोडक्ट ही है, क्योंकि वो फ्लेमेबल होता है और उसकी फ्लेम के साथ एक्टिविटी ही उसे एक हजार्डस प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ आपको हमारे सैनिटाइज़र्स का। तो जो सैनिटाइज़र्स है वो हजार्डस फॉर व्हाट रीज़न, किस रीज़न की वजह से वो हजार्डस है, क्योंकि उसकी फ्लेमेबिलिटी है। ये हमारा सैनिटाइज़र का एग्जांपल हो गया। हम मान लीजिए हमें ऊपर चले आते हैं, तो हजार्डस फॉर व्हाट किसके लिए हजार्डस है, वो ह्यूमन के लिए हजार्डस है, क्योंकि अगर वो फ्लेम के पास गए तो वो जल सकते हैं। फिर सेकेंड है हमारा हजार्डस फॉर टू व्हाट डिग्री, तो जो हमारे हैंड सैनिटाइज़र्स होते हैं वो ज़्यादा डिग्री तक हजार्डस नहीं होते हैं, क्योंकि उससे भी ज़्यादा फ्लेमेबल प्रोडक्ट हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं जो उससे भी ज़्यादा फ्लेमेबल है, तो वो बहुत कम डिग्री तक हजार्डस है। उसके बाद फोर्थ है हमारा हजार्डस एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे हजार्डस है। हमारे जो सैनिटाइज़र्स हैं वो जब वो फ्लेम के पास जाएंगे तभी वो हजार्डस है। फिर फिफ्थ है हमारा हजार्डस अंडर व्हाट कंडीशन, हजार्डस वो किस कंडीशन में, जब वो हाई टेम्परेचर के पास जाते हैं। हम उस हजार्डस सब्सटेंस को तब हजार्डस कहेंगे जब वो उसकी क्वांटिटी की वजह से, कंसंट्रेशन, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इन 2 पॉइंट में से कोई भी काम करता है। तो पहला है हमारा, अगर वो इम्प्रॉपर स्टोरेज और अगर इम्प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं इम्प्रॉपर तरीके से, और अगर इम्प्रॉपर तरीके से उसे डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, तो इसकी वजह से अगर वो हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को अगर कोई भी हजार्ड पहुंचाता है, तो हम उसे हजार्डस सब्सटेंस कहेंगे। और सेकंड है हमारा, अगर वो कोई भी कंट्रीब्यूट करता है किसी भी तरह की मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ करने में और सीरियस कंडीशंस को इंक्रीज़ करने में, और इनकम्पैटिबल रिवर्सिबल इलनेस, मतलब कि जब हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे, मतलब उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाए, या मतलब कुछ दिनों के लिए वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सके, तो उसे अगर उसमें भी अगर वो हेल्प करता है तो हम उसे हजार्डस सब्सटेंस कहेंगे। के बाद से थर्ड पॉइंट है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए, ये नॉर्मली हमें चाहिए होते हैं। जैसे फोर्थ है हमारा न्यूमोकोनायोसिस, तो ये एक तरह से डस्ट डिजीज़ है ये, और जब हम किसी भी पॉल्यूटेंट या 0.5 से 5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल को इनहेल करते हैं, तो ये ज़्यादा डस्ट डिजीज़ होती हैं। तो इनमें से कुछ डिजीज़ का नाम है सिलिकोसिस, सिलिकॉन की वजह से होने वाली डिजीज़ को सिलिकोसिस। फिर उसके बाद से बाइसिनोसिस, ये ब्राउन लंग्स इसे कहते हैं। फिर उसके बाद से हमारा एंथ्रोकोसिस, ये होता है कोल की वजह से, जो माइंस वगैरह में काम करते हैं लोग, उनको होता है ब्लैक लंग्स। उसके बाद से फिर हमारा टाल्कोसिस, टाल्कम पाउडर की वजह से। तो ये जो विक्टिम है, ये हम ज़्यादातर अपने वर्क प्लेस पे जहाँ ये काम करते हैं वहाँ से, या इनके सराउंडिंग जाते समय कहीं पर रास्ते में, ये ज़्यादातर वहाँ पर इनके डस्ट डिजीज़ होती हैं। जैसे हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही क्रूशियल थिंग है हमारे सॉइल को मेंटेन करने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए।
तो जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है ज़्यादा जो फसलों की उपज के लिए। और मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई भी खुद में ही वो जो नाइट्रोजन बनाने की क्षमता नहीं है, वो हमेशा हमारे नेचुरल वे पे ही डिपेंड करता है। तो ये रैली का मतलब है डिपेंड होना। तो द मोस्ट ऑफ देम टू डिड रैली ऑन नेचुरल वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेचुरल वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बीच में ही मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम की कुछ जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करती है। जैसे जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है रूट में होती है, तो ये जो रूट नेगुल से ही अपना बनाते हैं नाइट्रोजन। फिर उसके बाद से हमारा है नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। जो नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र हो क्या है हमारा काऊ डंग है, काऊ के जो डंग होते हैं। फिर उसके बाद से ये जो हमारे मिट्टी को, जो हमारे फसल की मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो और अच्छे अगली बार से उसको न्यूट्रिएंट कोई भी कमी ना हो। इसके बाद से द नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूसेज ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये जो है हमारे जो लंबे समय से अगर हम लोग दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं उसमें फसल की उपज के लिए, तो ये उनके भी जो साइड इफ़ेक्ट है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, उसको भी कम करता है ये। फिर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला है हमारा चेरनोबाइल एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ डैश फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो किसकी लीकेज वजह से हुआ था? वो न्यूक्लियर फिजन की लीकेज की वजह से हुआ था। फिर उसके बाद से हमारा सेकंड पॉइंट है डैश मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज। तो पॉपुलेशन में जो होती है हमारी जो सारी जो स्पीसीज होती है वो सेम होती है पॉपुलेशन में। फिर इसके बाद से हमारा थर्ड पॉइंट डैश इज़ द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? बॉक्साइट। फिर इसके बाद से फोर्थ पॉइंट है डैश इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो क्लोरिनेशन की हेल्प से हम उसकी बैक्टीरिया को किल करते हैं। फिर इसके बाद से फिफ्थ है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स आर इन्वायरमेंटली सेफ रिप्लेसमेंट फॉर। किसकी रिप्लेसमेंट में बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो ना आए। इसके बाद से थर्ड है हमारा चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द टू प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। तो इनमें से कोई सा भी एक हमको चूज़ करना है। फिर उसके बाद से हमारा है DDT एंटर द बायोस्फीयर एट द स्टेज ऑफ द फूड चेन। तो कौन से फूड चेन में वो एंटर करता है? फूड चेन में या फूड वेब में? तो फूड वेब में तो हमारे पहले ग्रास प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो इसमें जो है फूड चेन के अंदर एंटर करता है, क्योंकि अगर वो एक चीज़ को खाएगा फिर दूसरी चीज़ को। फिर इसके बाद से हमारा है सेकंड पॉइंट है स्टेज इन द विंड इरोजन इन विच हैवियर सॉइल particles move along at the ground level as a result of high velocity of wind is called। जो पार्टिकल होते हैं वो सॉइल के साथ मूव करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, तो इसे क्या कहते हैं हम? सरफेस क्रीप। उसके बाद से आता है हमारा मिनामाटा या इटाई डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द कैडमियम पॉइजनिंग। तो इटाई जो डिजीज़ है वो हमारा कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होती है। फिर आता है हमारा टेराटोजेनिक और म्यूटाजेनिक इफेक्ट कॉज अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विच इज़ पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो म्यूटाजेनिक जो चेंजेस होते हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास्ट कर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद से फिफ्थ पॉइंट हमारा इन अ डैश सोसाइटी रिसाइकलिंग एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इज प्रैक्टिस्ड। तो कौन सी सोसाइटी में हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज को प्रैक्टिस किया जा सकता है? सस्टेनेबल सोसाइटी में। और डी अब हमारा आता है ट्रूफॉल्स। तो सल्फर इज़ फाउंड इन गैसियस फॉर्म एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एटमोसफियर। ये फॉल्स है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक हो सकता है। फिर उसका सेकेंड है हमारा कंजप्शन ऑफ केसरी दाल लाइथ्रस एंटीबस कॉजेज ड्रॉप्सी। फॉल्स है ये भी। फिर उसके बाद से आता है हमारा ह्यूमन बींग स्टार्टेड फिक्स सेटलमेंट ड्यूरिंग न्यूलिथिक पीरियड। तो सेटलमेंट न्यूलिथिक पीरियड में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ट्रू है ये,
एनर्जी मूवमेंट इन एन इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल होती है, कोई एनर्जी वापस नहीं आती है, तो ये भी ट्रू है। फिर सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर एमिटेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट, ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी वगैरह से रिलीज़ होते हैं, तो ये भी ट्रू है। फिर इसका से लास्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पेयर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच में। तो पॉपुलेशन जो है हमारी वो सिंगल ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती है, एक एरिया में पाए जाने वाली। और उसके बाद सेकेंड है हमारा ऑल द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली सिमिलर। तो जो अगर सेम स्पीसीज के हैं तो मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरली सिमिलर होते हैं वो सारे के सारे। उसके बाद इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरब्रीड फ्रीली, वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं न्यू जनरेशन को लाने के लिए। फिर उसके बाद से इट इज़ स्मॉल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्मॉल यूनिट होती है, ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ज़्यादा लोग नहीं रहते इस पॉपुलेशन में। इसके वजह से देयर इज़ नो रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, कहने का मतलब है इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, खाओ और दूसरे का खाना बन जाओ, तो इसमें कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है। इसके वजह से सेकेंड जो हमारा है ये है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ होता है एक एरिया में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स में। फिर उसके बाद से सेकेंड है पॉइंट है इसका डिफरेंट मेंबर ऑफ कम्युनिटी आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली डिसिमिलर, क्योंकि अगर डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरली दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद से इंटरब्रीडिंग के अंदर एब्सेंट होती है क्योंकि आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। फिर उसके बाद से इट इज़ लार्जर यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी यूनिट होती है और मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होती है, ज़्यादा लोग इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद से इट इन अ बायोटिक कम्युनिटी देयर इज़ ऑफन अ रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इसके अंदर रिलेशनशिप फॉलो की जाती है ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाओ और दूसरे के द्वारा खाए जाओ। सेकंड डिफरेंस है हमारा स्मोक और स्मॉग के बीच में। तो स्मोक जो होता है क्या क्या कंटेन करता है हमारा वेरी स्मॉल कार्बन पार्टिकल, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ टार के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और छोटे छोटे सॉलिड्स, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं लिक्विड और गैस के साथ होती हैं। तो स्मोक जो होता है ये 100 ऑफ डिफरेंट केमिकल कंसिस्ट करता है अपने साथ, और पर जो इनमें से हम देख सकते हैं वो क्या होता है कार्बन, टार, ऑयल और ऐश, ये चार चीज़ें हम उनमें से अपनी आँखों से देख सकते हैं। फिर इसके बाद से स्मॉग आ जाता है हमारा। तो स्मॉग जो होता है ये एक जोड़ होता है स्मोक और फॉग का, तो ये थोड़ा धुंधला धुंधला होता है, हेज़ होता है। और ये जो होता है अगर लार्ज अमाउंट में कब क्रिएट होता है, जब हमारे कोयले को जलाया जाता है, तो ये थिक क्लाउडी मिक्सचर बनाता है स्मोक का और सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो स्मोक जो होता है ये कंटेन करता है गैस पार्टिकल को, जो कि रिज़ल्ट करता है पॉल्यूट एयर को पॉल्यूट करने में। तो स्मॉग जो होता है ये तो मिक्सचर होता है स्मोक और फॉग का, तो ये उससे भी ज़्यादा जो हैवियर होता है, तो ये उससे भी ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है एयर में। फिर सेकंड थर्ड है हमारा एक्सटिंक्ट और रेयर स्पीसीज़ के बीच में डिफरेंस। तो पहले स्पीसीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो स्पीसीज़ वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कॉमन कैरेक्टर्स के साथ होते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। जो स्पीसीज़ होती है वो दूसरे स्पीसीज़ से सेक्सुअल बैरियर की वजह से सेपरेट होती है। और अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि कुछ सालों पहले एग्जिस्टेंस में थी और कुछ ही सालों में अपने एंड में आ गई हैं, मतलब अपने ख़त्म होने के कगार पे आ गई, जैसे कि हमारे डोडो हो गया, डायनासोर्स हो गए। फिर उसके बाद से एंडेमिक स्पीसीज़ इस आंसर के अंदर नहीं है, पर फिर भी हम इसके बारे में जान लेते हैं, शायद 1 मार्क क्वेश्चन बन के इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो एंडेमिक स्पीसीज़ वो होती है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया और रीजन में हैबिटेट में पाई जाती हैं। इसका हो गया आंसर, एग्जांपल हो गया लेमुर्स और मेडस्कार्स। तो उसके बाद से लास्ट है हमारा जो डिजीज़ के बीच में डिफरेंस था। तो ये रेयर स्पीसीज़ जो वो होती हैं जो अपने बहुत कम नंबर में इस टाइम जिंदा है, और ये कुछ ही दिनों में एक्सटेंट, कुछ ही सालों में ख़त्म हो सकती हैं ये यहाँ से। तो इसमें एग्जांपल क्या है हमारा लेपर्ड, लायन, टाइगर, डॉल्फिन्स वगैरह बहुत कम हो गए हैं अपने नंबर में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और कुछ ही घंटों में दूसरा जो पार्ट है इसका ये डल जाएगा हमारे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहें। अब पेपर आने वाला है, इसके इस नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो मिलेगी, तो
प्लीज़ सब्सक्राइब करके रेडी रहे। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे शाम तक आपको मिल जाएंगे आज। थैंक यू।